बैठो बेटा। लास्ट टर्न पे वीक एसिड और वीक बेस के लिए पढ़ लिया है, आयनाइजेशन, और सवाल लगा रहे थे। चलिए सर, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 6.2 ग्राम H2CO3 कार्बोनिक एसिड दिया है, आर प्रेजेंट इन अ 2 लीटर सोल्यूशन, आर प्रेजेंट इन अ 2 लीटर सॉल्यूशन। यानी इस बार कंसंट्रेशन नहीं दिया है, इस बार उन्होंने हमको वेट दिया है और वॉल्यूम दिया है, ठीक है ना। और पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट pH of solution। if Ka बराबर 10 की पावर -4। अच्छा ये बताओ, इस बार इन्होंने कुछ बोला नहीं कि K किसके लिए है, तो जाहिर सी बात है H2CO3 के लिए ही होगा, यानी आयन वाला कोई चक्कर नहीं है। अब हमको ये बताओ कि अगर हमको पीएच निकालना है, ऐसे समझो, सवाल को थोड़ा उल्टा करते हैं। अगर मुझे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है तो क्या माइनस लॉग ऑफ HN में लगा सकता हूं? बोलो बेटा। अगर मुझे HN कंसंट्रेशन पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो ये बताइए कि अगर कोई एसिड है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड जब आयनाइज होता है तो डायरेक्ट H+ ही देता है। तो बेटा H आयन कंसंट्रेशन जो होगा उसके 2 फॉर्मूले थे, एक था C अल्फा, अल्फा नहीं दिया है, दूसरा है √K/C, K दिया है तो वही लगाएंगे, √K/C, यही तो होगा। C क्या होती है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होगा? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। देख लो जिनको जरा सा भी कंफ्यूजन है, मोलैरिटी बेटा होती है क्या? मोल्स इन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। बेटा मोल्स निकालने, वेट दिया है 6.2 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो 62 होता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, वॉल्यूम इन लीटर। कितने H+ ये दे सकता है? 2। तो अब हम अपने फॉर्मूले को बदलने वाले नहीं है, तो आप यहां पर सिर्फ क्या लिख देंगे? 2। क्लियर है मामला? तो यहां से बेटा अगर आप निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी यानी कंसंट्रेशन कितना आएगा? 0.1। ये यूज कर लेना, डायरेक्ट उठा के रखो। तो √10 की पावर -4 इंटू 0.1 यानी √10 की पावर -5, यही तो आएगा। अब सुनते जाना, 10 की पावर -5 है तो रूट है, परेशान नहीं होना है, बटे 2 कर देंगे तो क्या -2.5 हो जाएगा? अरे बोलो यार, तो रहने दो 0.5 में, क्योंकि आपको ये पता है लॉग में डालेंगे तो ये अपने आप ही नंबर बाहर निकल के आएगा। तो बस माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2.5, तो यहां से आएगा 2.5। ये होगा हमारा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है मामला? तो सवाल 3 पार्ट में है, 3 चीजें आपको दिख रही हैं जो चाहिए, रिक्वायर्ड। के मालूम है, सी निकाल लिया तो HN पता चल गया, HN वहां रख दिया तो पीएच पता चल गया। तो सवालों में वो चेंजेस क्या कर सकता है? बस इतना ही कर सकता है कि वो मुझे डायरेक्ट कंसंट्रेशन ना देकर
मुझे डायरेक्ट वो वेट पकड़ा दे रहा है, मैं वहां मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर करके मोलेरिटी निकाल लूंगा। और याद रखना, जब भी फॉर्मूले में कंसंट्रेशन रखेंगे हमेशा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी रखेंगे, यानी वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अब इस सवाल में गलती क्या होगी, लोग डायरेक्ट उठा के मोलेरिटी रख देंगे, आंसर गलत हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इन अ 10 liter solution, how many grams of, in a 10 liter solution, how many grams of CH3COOH should be present? How many grams of CH3COOH should be present so that pH of solution is 4, while ionization constant for CH3COO minus, while ionization constant for CH3COO minus is 10 की पावर -9, is 10 की पावर -9। सवाल उल्टा सवाल है, देखते जाना। क्या ये बताओ, इस प्रकार के सवालों में अब इन्होंने रिवर्स कर दिया। CH3COOH एसिड हमें बता दिया और पूछा गया है कि बताओ इसका कितना वेट, यानी कितने ग्राम ये प्रेजेंट है। वॉल्यूम हमको दे दिया कितना, 10 लीटर। W हमें मालूम नहीं, यही तो मतलब है। अब मुझे बताओ कि क्या फॉर्मूले में मुझे कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। कंसंट्रेशन होता है नॉर्मेलिटी, यानी कि मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो क्या CH3COOH का मॉलिकुलर वेट देखो 60 आ रहा है क्या, 12 दूनी 24 और 32 + 4 60 आएगा, और वॉल्यूम से डिवाइड किया तो 10 और वैलेंसी फैक्टर है 1, यही तो है। तो यार कुल मिलाकर कंसंट्रेशन जो है वो हमारा आ गया है W/600, यही है। कंसंट्रेशन पता चल जाए तो W निकाल लेंगे, ठीक बात। अब मुझे इन्होंने बोला है कि pH ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो कितना दिया है, 4। कितना दिया है, 4। तो अब मुझे बताओ pH होता है -log ऑफ H आयन, इसका वैल्यू मुझे पकड़ाया गया है 4। तो ये 4 कब आएगा, जब H आयन के अंदर मैं क्या रखूंगा, 10 की पावर -4। बोलो भैया, तो यहां कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे समझो। अगर मेरे पास कभी आ जाए -log ऑफ H आयन इज इक्वल टू, यहां कोई नंबर लिखा हो A, तो हमेशा याद रखना एंटी लॉग के चक्कर में नहीं पड़ना। H आयन की वैल्यू होगी 10 की पावर -A। क्लियर है मामला, ये हमेशा याद रखना। H आयन की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर -A। तो आप मुझे बताइए, यहां से अगर मैं निकालूंगा तो H आयन कितना आएगा, 10 की पावर -4। ये सबको समझ में आता है कि नहीं, बना लीजिए, साइड में ध्यान रखना। जहां तक समझ में आना चाहिए। अब बेटा मुझे पता है कि अगर कोई एसिड है तो उसके लिए H आयन का फॉर्मूला क्या है, K के टर्म में √K × C, क्योंकि अल्फा तो पता ही नहीं है कुछ क्या है। अब अगर मैं H आयन मुझे पता है
के पता चल जाए तो सी पता चल जाएगा। ये बताइए क्या मुझे आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड के लिए अगर दिया होता तो डायरेक्ट यूज कर लेते। किसके लिए दिया है? CH3COO माइनस के लिए गिवन है 10 की पावर -9। तो बेटा के दिया है कि के बी दिया है? के बी। इतनी बात पकड़ में आ गई होगी। तो अगर के बी दिया है तो के निकालने का तरीका के इंटू के बी बराबर 10 की पावर -14। के निकालना है 10 की पावर -9, 10 की पावर -14। तो यहां से के बराबर आएगा 10 की पावर -5। क्या ये मामला पकड़ में आता है? और ये जो तुमने निकाला है अब वो के जो है वो तुम किसके लिए निकाल रहे हो? CH3COOH के लिए, माइनस के लिए नहीं। किसके लिए बेटा? CH3COOH के लिए। माइनस के लिए अगर दिया है कभी तो हमेशा उल्टा दिया है। अगर कोई बेस है और उसके कैटायन के लिए दिया है तो मतलब के दिया हुआ है, और अगर कोई एसिड है और उसके कॉन्जुगेट आयन के लिए दिया हुआ है मतलब के बी दिया हुआ है। तो हमें निकालना पड़ेगा के इंटू के बी बराबर 10 की पावर -14 करके। यहां तक समझ में आना चाहिए। ये वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दीजिए तो H आयन कंसंट्रेशन आएगा √10 की पावर -5 इंटू सी की बात करें, सी अपने को निकालना है। H आयन हम लोग पहले ही निकाल के बैठे हैं 10 की पावर -4 इज इक्वल टू √10 की पावर -5 इंटू सी। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दें अगर तो रूट गायब हो जाएगा। 10 की पावर -8 बराबर 10 की पावर -5 इंटू सी। तो सी कितना आएगा? 10 की पावर -3 आ जाएगा। सी 10 की पावर -3 आया है और सी बराबर है W/600। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 10 की पावर -3 इज इक्वल टू W/600। तो क्या W बराबर 600 इंटू 10 की पावर -3 0.6 ग्राम, यानी एसिटिक एसिड कितना प्रेजेंट होगा? 0.6 ग्राम। अब यहां ध्यान रखना है, थोड़ा कैलकुलेशन का मामला होता है तो थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाता है। नीट लेवल पे आप लॉग को लेके फंसते हैं तो वो ध्यान रखिएगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। अभी तक हम लोगों ने जितने भी एसिड लिए हैं वो सारे एसिड ऐसे हैं कि जिनमें एक H+ या एक OH- बेस अगर है तो एक OH- निकल रहा था। अब हम बात करते हैं ऐसा एसिड लेते हैं या ऐसा बेस लेते हैं जो एक से ज्यादा H+ दे सकता हो, ठीक है ना। चला जाए तो देखिएगा एक थ्योरेटिकल पार्ट है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसका मतलब अगर तुम्हारे पास कोई एसिड या बेस आता है, बात समझना, और उसके लिए आपसे पूछा जाए कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जाए कितना वेट डाला जाएगा, बता सकते हैं। कल को H आयन कंसंट्रेशन पूछे वो बता सकते हैं। के के बी की वैल्यू पूछेगा तो भी बता सकते हैं। बाकी सब दे दोगे तो के बी निकल आएगा। अब सर अगर मेरे पास एक एसिड है H3A, लिखिए अ ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक मतलब 3 H+ देने वाला, अ ट्राई बेसिक एसिड H3A, its initial concentration C mole per liter, its initial concentration कैपिटल C मोल पर लीटर, ठीक बात। फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब पहला H+ जब निकलेगा
या ऐसे लिखो, फर्स्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, फर्स्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा 1, कॉमा सेकेंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन is alpha 2. First degree of ionization alpha 1, second degree of ionization alpha 2, and third degree of ionization is alpha 3. So find out total H plus concentration. So find out total H plus concentration as well as pH of the solution, as well as pH of the solution. Solution का pH भी बताना है. अब देखते जाना, कहानी समझो. H3A है, पहला H प्लस देगा तो क्या बनाएगा? H2A माइनस और H प्लस. देखते जाना. अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? C. ये दोनों 0 0. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना दिया है? अल्फा 1. 1 नहीं, क्या है? अल्फा 1. तो ये बताओ जब इक्विलिब्रियम आएगा, देखते चलना, तो यहां से आएगा C माइनस C अल्फा 1. क्लियर है मामला? ये कितना बनेगा? और ये यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो. ये पहला पार्ट. देखते जाना. दूसरा पार्ट, ये रुकेगा नहीं, ये भी तो टूटेगा. दूसरी इक्वेशन, और फिर डायरेक्ट जुगाड़ है, टेंशन ना लो. H2A माइनस, बढ़िया सवाल आएगा तो उसके लिए देखना पड़ेगा. बनाएगा HA माइनस 2. अब H प्लस निकलेगा तो माइनस बढ़ जाएगा, यहां आएगा H प्लस. अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है? अल्फा 2. इनके लिए अल्फा 2 है, दूसरा वाला H प्लस निकले. तो ये बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनका C है, इनका नहीं है C. इनका कितना बना है? C अल्फा 1. ये दोनों 0 0. इक्विलिब्रियम पर. सुनते तो जाओ. C एक से अल्फा 2 टूटेगा, यही तो मतलब है. तो अगर C होता तो C अल्फा 2, और अगर C अल्फा 1 है तो C अल्फा 1 अल्फा 2. जो नंबर है वो गुणा हो जाएगा अल्फा से. तो इसका मतलब यहां लिखेंगे C माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2. यही तो है. जितना टूटेगा उतना बनेगा. तो ये कितना बनेगा? C अल्फा 1 अल्फा 2, C अल्फा 1 अल्फा 2. क्या मेरी बात क्लियर है आपको? मैं बेटा करके इसलिए बता रहा हूं कि जुगाड़ अगर बता दिया तो वो आना चाहिए कि हम मेहनत कम करें, लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए. कल को कोई पूछे 1 से कितना जाता है, बोले अल्फा 2. अल्फा का मतलब तो होता है विद रिस्पेक्ट टू 1. तो 1 से गया अल्फा 2. तो किसी ने कहा हमने B लिया तो बोले B अल्फा 2 कटेगा. किसी ने कहा हमने B स्क्वायर लिया तो बोले B स्क्वायर अल्फा 2 कटेगा. किसी ने कहा हमने ABC लिया तो बोले ABC इंटू अल्फा 2 कटेगा. जो लोग है उसमें अल्फा से गुणा कर देंगे. अरे C अल्फा 1 है यार, ये लो, इसी से घटे. भाई गलत लिख दिया भैया, मालिक गलती हो गई. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो जो लोग है उसमें अल्फा से गुणा करके लिखा जाएगा. तीसरा वाला तुम मुझे बताओ. अभी तो एक H प्लस और देना बाकी है ना. तो HA माइनस 2 है, और इस बार डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन अल्फा 3 है. तो ये बेटा बनाएगा A माइनस 3 और H प्लस. अब ये बताओ इनिशियल वैल्यू जो बना है वही लेंगे. C अल्फा 1 अल्फा 2. ये दोनों 0 0. इक्विलिब्रियम आया. बोलो भैया. C अल्फा 1 अल्फा 2 तो लिया था, इससे जाएगा C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. यही तो होगा.
तो बेटा ये कितना बनेगा, सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और ये भी सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। क्या बात पकड़ में आती है? सॉल्यूशन में ये मामला नजर आ रहा होगा, लेकिन ये तो तुम्हें दिखाने के लिए है कि जैसे ही ये बना होगा तो ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम आया होगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल H प्लस, क्या पूछूं? टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन, तो जवाब होगा यहां से आएगा सी अल्फा 1, यहां से आएगा सी अल्फा 1 अल्फा 2, और यहां से आएगा सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो बेटा। अब ये बताओ, तुम कहोगे सर ये वैल्यू निकाल लेना, और जब ये निकल आए तो पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच आयन में, क्या ये एच आयन कंसंट्रेशन रख दोगे तो क्या निकल आएगा? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है मामला? इसका मतलब ये उन सवालों में काम आएगा जिनमें वो एसिड या बेस ऐसा दे, क्या दे? एसिड या बेस ऐसा दे जो एक एक करके टूटता हो और सबके लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो? अलग अलग। तो अगर पहले तो सेम होगा तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर अलग अलग है, तो अगर अलग अलग है तो इसका मतलब हमें उसको सी अल्फा 1 सी अल्फा 1 अल्फा 2 सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस तरीके करके लिखना पड़ेगा। क्या मामला समझ में आता है? अब तुम मुझे बताओ, सुनते जाना, अगर अब बनाना नहीं, अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं एक बेस है MOH का होल थ्राइस, MOH का होल थ्राइस, और इसका मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन पूरा ही लिखते, इनिशियल कंसंट्रेशन कैपिटल सी माना, इसके लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 3 है, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। ठीक बात है? तो ये बताओ इसके लिए OH माइनस टोटल कितना होगा? सेम तरीका होगा या नहीं होगा? यार यहां जहां जहां H प्लस लिखा है वहां OH माइनस हो जाएगा, हमारा नंबर तो वही आने वाला है। तो आप कहोगे सर ऐसे लिखते, देखो C है, पहला वाला लिखना है तो C अल्फा 1, अब जो आ चुका वो तो ले लेना है, अगले वाले को ले लो, उसके बाद जो आ चुका है वो ले लो, फिर अगले वाले को ले लो। कल को कहोगे तुम अल्फा 4 ले लेना, तो अपन इसको लेके अल्फा 4 से गुणा कर देंगे, यही तो होगा, यानी एंड सो ऑन ये चलता चला जाएगा। ठीक बात है? तो इसका मतलब जब सवाल आएगा तो क्या अपन डायरेक्ट लिख पाएंगे? अब सुनो, सुनते जाओ, जब हम सबका अल्फा अलग अलग बता रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी कंसीडर नहीं करेंगे, वो हम तभी लेते हैं जब सबके लिए अल्फा क्या हो? सेम। क्लियर है मामला? तो जब भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अलग अलग होगा आपको टोटल H प्लस या टोटल OH माइनस ऐसे निकालना है। क्लियर है मामला? इसको भी उतार लीजिए। बेटा नॉर्मेलिटी लोगे तो 3 से गुणा करोगे, क्यों करोगे गुणा? अब नहीं करना, जो डायरेक्ट दिया वही लेंगे। 3 से गुणा इसीलिए तो करते थे कि एक बार नहीं 3 बार देता है H प्लस या OH माइनस, लेकिन तीनों बार एक जैसा नहीं दे रहा है, तो अलग अलग दे रहा है, इसका मतलब हमने अलग अलग कैलकुलेट किया है, तो हम क्यों करेंगे गुणा? मामला पकड़ में आ रहा है कि नहीं? अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ये चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सवाल में मैं लिखा दे रहा हूं कब यूज करना है तुमको। नीचे लिखो, अगर क्वेश्चन में
पॉली बेसिक एसिड, एसिड के लिए बेसिक शब्द यूज करते हैं, है ना, कॉमा पॉली एसिड बेस, यानी दो या दो से ज्यादा, ऐसे लिखो आगे, यानी दो या दो से ज्यादा H प्लस और OH माइनस देने वाले वीक एसिड या वीक बेस दिए हैं, वीक एसिड या वीक बेस दिए हैं, तो कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी नहीं मानेंगे, तो कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी नहीं मानेंगे। ब्रैकेट में अब ये कब नहीं मानेंगे, कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी नहीं मानेंगे। ब्रैकेट में अगर सबके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अगर सबके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अलग अलग दिए हों, अगर वो लिख बोलेगा ना क्वेश्चन में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पहला वाला इतना है, दूसरा वाला इतना है, तो ये कब नहीं मानोगे, जब सबके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अलग अलग दिए हों। वहीं पे लिख लो अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3। ठीक बात है ना। ब्रैकेट क्लोज, टोटल H प्लस या टोटल OH माइनस, टोटल H प्लस या टोटल OH माइनस निकालने के लिए इस मेथड का प्रयोग करेंगे। टोटल H प्लस या टोटल OH माइनस निकालने के लिए इस मेथड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, H प्लस निकाल लोगे तो पीएच आ जाएगा, OH माइनस निकाल लोगे तो POH आ जाएगा, 14 से घटा दोगे तो पीएच आ जाएगा। यही तो है चक्कर। एक सवाल लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्वेश्चन लिखिएगा सर, कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट MOH का होल थ्राइस is 4 into 10 की पावर, is 4 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, is 4 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। ठीक बात है। अगर मैं तुमको कुछ ना बोलता तो तुमसे कहता कि जरा इसका कंसंट्रेशन बताओ, तो तुम कहते सर ये 3 OH माइनस दे सकता है, वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, यानी कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के टर्म में लो, 3 से गुणा कर दो। यही अपन करते थे। बोलो बेटा क्यों नहीं करेंगे? अब सवाल आगे बढ़ेगा, पता चलेगा। आगे लिखो, इफ फर्स्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, if first degree of ionization is 100%, if first degree of ionization is 100%, comma, second degree of ionization is 50%, and third ionization constant, and third degree of ionization is 20%, पहला 100, दूसरा 50, तीसरा 20। So find out pH of the resulting solution. So find out
pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH आपको बताना है। अब सुनो जरा, क्या ऐसी अवस्था में यही कंसंट्रेशन मान लेंगे? क्यों भैया, कोई यहां पे नॉर्मेलिटी वाला टर्म आने वाला नहीं है। अब सर क्या ये बताइए, अगर मैं तुमसे कहूं OH माइनस कंसंट्रेशन, तुम कहोगे सर 3 दे सकता है, तो क्या लिखेंगे? C-alpha 1 प्लस C-alpha 1 alpha 2 प्लस C-alpha 1 alpha 2 alpha 3, यही तो होगा। C हमें पता है, इधर देखो, alpha 1 का परसेंटेज है 100, तो अगर परसेंटेज 100 है तो क्या 100 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा 1 आ जाएगा? भाई परसेंटेज को तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो अल्फा 1 कितना है? 1। जब डायरेक्ट समझ जाओगे, अल्फा 2 का परसेंटेज है 50, सेकंड बोला है ना, तो बेटा अल्फा 2 कितना आएगा? 0.5। समझदार आदमी हो, 50/100 करोगे। अल्फा 3 का परसेंटेज 20 है, तो अल्फा 3 कितना आएगा? 0.2। क्लियर है ना? उठा के सारी वैल्यू रख देते हैं। अब सुनो जरा, क्या ये बताओ, यहां अगर हम रखेंगे तो C तो कॉमन ही है, तो इसका मतलब C को बाहर कर ले। अब तो कैलकुलेशन करनी है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 और प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यही तो होगा। अब सर C की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -3। अल्फा 1 बताओ, 1, यहां लिखोगे 1 इंटू 0.5, यहां लिखोगे 1 इंटू 0.5 इंटू 0.2। जरा सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है? 6.4 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। 6.4 इंटू 10 की पावर -3। क्या यार इसको मैं 64 इंटू 10 की पावर -4 लिख लूं? बोलो बेटा, दशमलव में कहां निकाल पाएंगे लॉग? ठीक है, आइए सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो क्या ये अलग अलग दिया है तो निकाल लिया। अब देखो बेटा, अब हम pH नहीं निकालेंगे, OH दिया है ना, तो POH बराबर माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, यही होगा। यहां हम लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ 64 इंटू 10 की पावर -4। कल बताया था A इंटू 10 की पावर B -B अगर लिखा है, क्या लिखेंगे? क्या B माइनस यानी 4 माइनस लॉग 64 लिखेंगे? ये समझ में आता है कि नहीं आता है? अब बेटा ये बताओ, देखते जाओ, तुम्हारे पास लॉग की वैल्यू है 2, 3 और 5। 2 की पावर गिनो जरा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 नहीं, 2 की पावर चल रहा है लल्लू। हाँ, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 32, 16 दूनी 32, 2 की पावर 6 64। तो इसका मतलब क्या मैं इसे 2 की पावर 6 लिख दूं? बोलो भैया। और अगर मैंने इसे 2 की पावर 6 लिखा तो क्या ये बन जाएगा 4 माइनस 6 लॉग 2 बन जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू पता है 0.3010, 0.3 मान लें अगर, तो 1.8 आएगा। तो बेटा यहां से 2.2 जो आया, ये क्या आया? POH आया, pH नहीं आया। बात समझ में आ रही है? तो अब ये बताओ, अगर मुझे pH निकालना है तो क्या मुझे 14 से घटाना पड़ेगा? तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो 11.8 आपका फाइनल आंसर है। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? आप 8 8 64 नहीं करेंगे, आपके पास 3 वैल्यू है 2, 3 और 5, उसी के टर्म में चीजों को लाना है लॉग के अंदर। ठीक है ना? बना लीजिए।
तो इस तरीके का सवाल अगर आएगा, मैंने जानबूझ के एसिड वाला नहीं बेस वाला करा दिया, जिसमें अपने को पी OH निकाल के पीएच निकालना, ठीक है ना। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं यार। एक बात सुनो, केमिस्ट्री यहां खत्म हो जाती है, समाप्त, यही है केमिस्ट्री बस। फिर मैथमेटिक्स है ना, फिर तो गोला भाग कर रहे हो। कंसेप्ट तो यही खत्म हो गया है ना कि भैया OH माइनस निकाला है, POH निकाल लो फार्मूला लगा के। तो इसमें तुम कितना समय लगाते हो ये तुम्हें अपनी प्रैक्टिस में लाना है। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी मामला खत्म है। आराम से उतार लीजिए, बताइएगा। कॉपी लाओ जरा भैया, पीछे वाले। लाओ, मोबाइल लाओ। क्या है, लिए हो, खोलो, दिखाओ क्या देख रहे हो। खोलो नहीं, हम खोल देंगे, दिक्कत हो जाएगी फिर। गेम खेल रहे थे, क्यों? क्योंकि आ नहीं रहा है, पूरी बात बताओ। और आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि तुम 2 टर्न आए नहीं हो और घर में देखा भी नहीं होगा क्या पढ़ाया गया है। तो इसमें किसकी गलती, हमारी कि तुम्हारी? तुम्हारी गलती, तो तुम क्यों बढ़ा रहे हो गलती अपनी? खुद सोचो। हमारा दोस्त, देखो बात समझना, मैंने बार बार तुमसे क्या बोला है यार। एक बात बताओ, आप क्लास नहीं आओगे, जो पढ़ाया गया है वो आप देख के भी, अगर मान लो किसी कारणवश आप नहीं आ पाए, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपको ऐप दिया गया है कोचिंग की तरफ से, वो इसीलिए तो है कि छूट गया है, हमने घर में कवर कर लिया, तो अगले दिन आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और मुझे पता है, देखो होता क्या है, मैक्सिमम लोग यही करेंगे। अब जैसे जैसे ये दिसंबर है, फिर जनवरी, और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, तुम क्या कर सकते हो मैक्सिमम, तुम एलिगेट ये करोगे कि यार उनका हमको समझ में नहीं आया, फिर तुम किसी उनके को छोड़ के दुनके के पास जाओगे। जाओगे तो मास्टर के पास ही ना, तुम एकलव्य तो हो नहीं कि मूर्ति बनाओगे और बाण चलाना शुरू कर दोगे देख के, या कॉपी किताब लेके बैठ जाओगे कि देखे मैं ज्ञान प्राप्त कर लूं ना। तुम्हें चाहिए जिंदा ही आदमी, बोलो। फिर जब तुम उनके पास जाओगे और उसके बाद भी तुम यही कर रहे होगे, तो तुम किनके पास भी जाओगे, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। ये फैक्ट है सर। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता दूं, आपको हर व्यक्ति अपना सत्य पहचानता है। आपका हर वो चैप्टर वीक है जो आपने घर जाके रिवाइज नहीं किया, सवाल जिसके समय नहीं लगाए, वो नहीं आ रहा है। जिसको आपने लगाया प्रॉपर, वो आपका मजबूत चैप्टर है, वो आपको आता है। पढ़ाने में सभी लोग वैसा पढ़ा रहे हैं कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है सर। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई ऐसी चीज होगी जो शायद मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, कितना भी टफ हो, क्लास में सुन रहे हो तो समझ में आता है। वो एक अलग बात है कि 20 दिन बाद सर हम भूल जाते हैं। भूल जाना कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, वो तो सभी भूलते हैं, लेकिन समझ में आया है तो तुम बाद में रिवाइज करके कर सकते हो। ये तुम्हें समझना है। और देखो भाई, मैंने आज तक अपने जीवन में, मैं उसी के लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, और मेरा इतना बोलने के बाद भी होगा यही, और मैं गारंटी बता रहा हूं, तुम्हारे इन्हीं वजहों से मुझे बोलने में 1% शर्म नहीं है। हम सब इसी रंगबाजी से जिंदगी जीते रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लाख रुपए महीने की नौकरी अगर मैं छोड़ के आया हूं, तो ये सब कहना बड़ी दूर की बात है कि पढ़ाना अच्छा लगता है, वो तो पता है मुझे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक ऐसा बिजनेस है कि तुम हमें नीचे गिरने नहीं दोगे, क्योंकि तुम 1 साल में सेलेक्ट ही नहीं होना चाहते हो। जब 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो आप बोलते हो इस साल 25 हो गए। बिल्कुल होंगे, उसका रीजन ही है, पीछे वाली जनता तो पढ़ती रहेगी ना। तुम पढ़ते रहो, घर से पैसा लाके देते रहो, चलता रहेगा मामला। वैसे भी राडो खरीदनी है अब हमको एक तो, हाँ हम डांटते ना, ठीक, 1 नंबर, चलो लगे रहो।
क्योंकि भाई तुम्हारा सीधा फंडा है ना, हम तो ऐसे देख रहे हैं तुमने 5 साल तैयारी की, 5 साल तुम बार बार बढ़ते जाओगे, शोभित सर पैकेज हमारा बढ़ाते जाएंगे, तुम पढ़ के सेलेक्ट होके निकल जाओगे, जैसे इतने लोग हो, पढ़ के सेलेक्ट होके निकल जाओ, बात समझना, एक आदमी न बचो यहां। तुम्हें क्या लगता है खुशी हमको बहुत ज्यादा होगी, पैकेज हमारा कम होगा? नहीं समझे तुम? नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आएंगे ना, फिर बाकी जगह भी तो कम होते जाएंगे, तो जब कम आएंगे तो पैकेज कम हो जाएगा, और तुम वो होने नहीं दोगे। उसका बीड़ा तुमने अपने कंधे पर उठा रखा है कि सर आप टेंशन ना लेना, 2 4 5 साल कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन है यहां पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो यही काका देव है। यहां मालूम है पुराने टाइम में इस तरफ आदमी आता नहीं था, नहीं समझे बात को? आउटर एरिया है ये, आज सबसे महंगा एरिया है। रूम लेने जाते हो ना, कैसे बात करता है आदमी तुमसे? करता है ना? तुमको मकान मालिक कैसे ट्रीट करता होगा? तो ये सारी चीजें अगर तुम्हें बुरी लग रही हैं, हॉस्टल मालिक तुमसे कैसे बात कर रहा है, तुम शिकायत लेके जाते हो, प्योर मजबूरी में हो था। तो जब तुम इतनी मजबूरी में हो तो क्यों मक्कारी कर रहे हो? उसी मजबूरी में रहना चाहते हो? एक सीधा तरीका है, खूब पढ़ेंगे, सेलेक्ट होके निकल जाएंगे, खत्म बात। और सेलेक्ट होने के बाद उसी मकान मालिक से सामने बैठो, फिर देखो, फिर लो मजा जिंदगी का। लिए डोलेगा तुमको, तुम कहोगे नहीं नहीं समोसा खाएंगे पहले फिर चलेंगे उठेंगे यहां से, समोसा लाएगा थाली में तुम्हारे लिए। काबिल तो बनो कम से कम। फिर तुम उसको समझाओ कि आप गलत करते हो, इस तरीके नहीं बोलना चाहिए, बच्चों से अच्छा व्यवहार। वो तुम्हारी बात सुनेगा, अपनी बात सुनाने के लिए कुछ बनना पड़ेगा। तुम सेलेक्ट हो जाओ, सेलेक्ट होने के बाद तुम हमसे कहो कि सर एक काम ये क्या करिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो आप हमें अब इस बार से ये कर दीजिएगा, ऑर्गेनिक पहले पढ़ा दो, या ये पहले। तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे ना कि तुम सेलेक्ट हुए हो, तुम जो बोल रहे हो तो हमारे इंप्रूवमेंट के लिए बोल। तुम सेलेक्ट नहीं हुए, तुम्हारे नंबर आए केमिस्ट्री में 90 180 में, और तुम हमसे कह रहे हो कि सर हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मार चाटा भगा देंगे तुमको हम। और फिर क्या कहोगे मालूम है? वो बेकार टीचर है, वो हमसे बात नहीं करता है, वो बदतमीजी से क्या बात करते, साले 90 नंबर ले। तुम बता रहे हो कहानी। बात हो सकता है तुम्हारी 90 नंबर लाने के बाद भी सही हो, लेकिन मानी नहीं जाएगी। ये दुनिया का नियम है, उसी नियम से सब चल रहा है, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं यार। और मैं बार बार बोलता हूं, मोबाइल भाई हटा दो जिंदगी से। मतलब हटाना मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट उसका प्रयोग कर दो और देखो फिर मजा। जब ये नहीं कहते, किसी चीज का मतलब ये नहीं होता है कि यहां से जैसे दुनिया बड़ी खराब है तो क्या करें, जंगल में जाके रहे? बोलो, नहीं रह सकते ना, यही रहना है। तो अगर यहां रहना है तो यहां की चीजों का इफेक्ट हम पे कम पड़े, हम कर सकते हैं। मोबाइल का यूज एज अ स्टूडेंट केवल जब पढ़ने का समय हो तो अपने पास रखो, वीडियो देखो, जो करना है करो, और जैसे ही कर लो थोड़ी देर बाद जहां रील देखने लगो तुरंत बंद कर दो, बंद करके फेंक दो किनारे। ना पढ़ो लेकिन मोबाइल मत रखो। नहीं समझे बात को? करके देखो 2 दिन, और तुम्हें तुम्हारी दुनिया बदली हुई ना नजर आ जाए तो जो कहना हार जाएंगे। 2 दिन सिर्फ ये मान लो, सर मोबाइल में तब उठाऊंगा जब मुझे फोन में बात करनी होगी, मोबाइल में तब उठाऊंगा जब मुझे कोई लेक्चर पढ़ना होगा। तीसरा, मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा, साला चार्जिंग में लगाए रखूंगा इसको। रख दो किनारे। कौन किसका कॉल आ रहा है तुम्हारे पास? मम्मी पापा का आता है, दिन में 2 बार सुबह शाम कर लो, टाइम बांध लो, सुबह बात कर लो, शाम को बात कर लो। और कौन तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, खदानें चल रही कि फोन करके बीच में पूछेगा कि भाई साहब वो कोयले का जो आपकी खदान चली 10 ट्रक कोयला मांग रहे हैं, दे दें कि ना दे दें इनको, जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा बहुत। लिए मोबाइल टहल रहे हो, और जब तुम रख दोगे ना मोबाइल, मैं तुम्हें गारंटी से बता रहा हूं, पहले क्या होगा? पहले ये होगा तुम्हारा मन नहीं मानेगा, लेकिन तुम अगर अपने आप को मजबूत रखो, पढ़ाई में भी मन नहीं करेगा, मक्कारी करते रहो, लेटो, लेटने के बाद सोने की नींद नहीं आएगी तुमको, सो नहीं पाओगे तुम। कोशिश करो तो, और अगर तुम कर लिए और ये हैबिट डाल लिए, भाई साहब तुम में से हर आदमी सेलेक्ट हो सकता है। तुम नहीं, जो कुछ भी सुन रहा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा।
तुम्हें अपना टाइम इतना ज्यादा दिखेगा ना, फिर मजबूरी में, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है ना कि तुमसे बोलते मोबाइल हटा दो, तुम्हारे घर से 50,000 आ रहे हैं, तुम कहे नहीं चले हम जा रहे हैं मॉल दे घूमने, नहीं, 10-20 रुपया पड़ा, चाय पीने जाओगे, पी के वापस आओगे, चाय पीने पे भी मन नहीं लगे क्योंकि मोबाइल नहीं है साला पास में। फिर झक मार के थोड़ी देर बाद कापी किताबों में ही जाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे पढ़ने लगोगे, और जब थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगोगे तो पढ़ने के बाद बहुत अच्छा फील होगा, तुम्हारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा। जिस दिन तुम 2 घंटा 3 घंटा मन से पढ़ते हो, मन से पढ़ने की बात कर रहे हैं, केवल पढ़ने की बात नहीं कर रहे। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, पढ़ने के बाद 2 घंटा जब आप पढ़ लेते हैं, सवाल लगा रहे होते हैं, उसी समय पता लगने लगता है कि यार हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम सही में पढ़ रहे हैं। और जब पढ़ रहे होते हैं चीजें समझ में आती हैं, उसके बाद जब आप बैठते होंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको बुरा फील होता हो, अच्छा फील होता है, लगता है हम भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं। वो फीलिंग हमारी बातचीत से, ये जो है ना, ये इंडक्शन इफेक्ट है। हम तुम्हें इतनी इंटेंसिटी समझा रहे तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले जा रहे हैं। ये कितनी देर का खेल है, 5 मिनट का या इस क्लास का? जीवन भर का बनाना है तो तुमको अपने अंदर सेल्फ इंड्यूस होना पड़ेगा। और एक ही तरीका बता रहा हूं, मोबाइल हटा दो जिंदगी से। हटाने का मतलब ये नहीं कि कीपैड ले लो, लोग क्या करते हैं कीपैड वाले लेते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। सर मॉल के सामने से गुजरते हैं, घूमने का मन करता है तो क्या करें, रोड रोड चले, जीटी रोड, वहां भी साले 10 खुले। ये तो तुम्हें देखना है ना, उन्हीं चीजों के बीच में रहो, रिसोर्सेस का सही प्रयोग करो, सेलेक्ट हो जाओ साले, उसके बाद दिन भर रील बनाओ, देखो नहीं, बनाओ। आई एम इन फलाना एम्स, मैं देखो अंदर जा रहा हूं, मैं देखो बाहर आ रहा हूं, मैं देखो ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, मैं देखो खाना खा रहा हूं, मैंने देखो आज ये वाली टी शर्ट खरीदी है, मैंने देखो आज ये पैंट खरीदी है, मैं आज बताता हूं आपको केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो कैसे पढ़ी जाती है। आदमी सुनेगा, क्योंकि जैसे ही थंबनेल देखेगा, उस थंबनेल में लिखा होगा ना कि आयुष फलाना या जो भी नाम है, और नीचे उसके आदमी मेन पढ़ेगा मोटा मोटा, फलाना एम्स या फलाना एमबीबीएस कॉलेज, इतने नंबर, ये रैंक, तो कहेगा नहीं इसकी बात सुननी चाहिए। तुम्हारे सामने हम किसी को ले आए, बोले कि एक भैया है और ये आपको कुछ बताएंगे, वो आए, तुम्हें समझाए, तुम्हारी समझ में भी आ जाए सब बढ़िया से, जब वो जाने लगे तो तुम धीरे से कोई पूछ ले भैया मतलब आप क्या कर रहे हैं, तो वो ये कहेगा कि हमारे 630 नंबर थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। बात साले गलत कह रहे हैं, बोलो यार, तुम में से कोई ये नहीं कहेगा ह्यूमन नेचर क्या है, कायदे से ह्यूमैनिटी क्या कहती है, 630 आए तो भैया अच्छा पढ़ रहे होंगे इस बार ले आएंगे, कहोगे हैं, और पूछोगे कितने साल हो गए, जाऊं कहेगा 4 साल हो गए, 5 हुए हैं, तुम मजाक उड़ाओ, कहोगे देखा इसीलिए तो नहीं हुआ है, ज्ञान ज्यादा है इसके पास। वहीं एक दूसरा बच्चा है, पहले ही बता दिया जाए, यहां लिखा जाए कि एम्स दिल्ली AIR फलाना 34 रैंक, 38 रैंक, 40 रैंक, और उसका नाम वो यहां आए, वो डर डर के बोले और बोले यार पढ़ना चाहिए और ये करना चाहिए, वो जाए, तुम मधुमक्खी की तरीके पीछे पीछे चलोगे और बाद में उसका मजाक नहीं उड़ाओगे, 10 आदमी से बताओगे और क्या कहोगे पता है, अबे यार पढ़ता होगा ना तो इसलिए इतनी बातचीत नहीं कर रहा है। यानी उसका बात ना करना भी अब उसके लिए कोई ड्रॉबैक नहीं। जहां जब यहां लिखा होगा ना फलाना एम्स या फलाना मेडिकल कॉलेज, बगल में AIR, तो साहब फोटो काली है कि नीली है कि पीली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी शकल कोई देखेगा ही नहीं, और असलियत में कोई किसी की शकल नहीं देखता है। शक्ल के नीचे जो नाम लिखा है, उस नाम से ज्यादा जरूरी उसके आगे पीछे क्या लिखा है। मतलब इंजीनियर लिखा है, डॉक्टर लिखा है, साइड में कौन सी डिग्री लिखी है, यही सब है। हम तुम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर को दिखाए उसका पर्चा, अगर बोर्ड में लिखा है कि फलाना डॉक्टर और AFMC पुणे, तो तुम समझ जाते हो कि यार बढ़िया होगा, इसको दिखाते हैं, चाहे वो डॉक्टर बेकार हो। बेकार मतलब उसका मन नहीं है तुम्हारा इलाज करने का, तब भी साले तुम उसी से करा रहे हो, इसलिए कह रहे हैं पढ़ो, बाकी ये नहीं है। वरना तुम क्या करते हो ना, जिस तरीके से तुम कर रहे हो उस तरीके से हम लोगों को दिखता है, यहां से बातें कोई कितनी भी कर ले, सबको पता होता है क्या होने वाला है, कौन कहां जाएगा, किसके कितने नंबर आएंगे। अभी के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो मैं बोल दूंगा, मैं बता दूंगा
कि तुम्हारे कितने कितने नंबर आएंगे, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 10-20 नंबर ऊपर नीचे कर पाओगे, इसके ऊपर नहीं कर पाओगे। तीनों सब्जेक्ट में लाके बता दूंगा एग्जैक्ट नंबर। लेकिन तुम मान लोगे मेरी बात, कहोगे सर बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। तुम साले हमें गलत साबित करो ना। और तुमसे जो बता रहे तुम जब पढ़ने लगोगे तो इन्हीं 5 महीनों में खेल पलट दोगे। जीवन भर दूसरे की रील थोड़ी देखोगे कि मैं पहले पढ़ने में बेकार था, फिर मुझे अचानक से एक दिन सपना आया, मैं पढ़ने लगा, अब मैं सेलेक्ट हो गया। दूसरे को देख रहे हो कर बहुत बढ़िया, खुद भी तो कर लो। तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी है? एक छोटी सी चीज नहीं समझ में आई, तुम भग गए। सवाल है, कितनी बार सवाल लगाते हो? और सुन लो, जब तक तुम सवाल नहीं लगाओगे खुद से, जब तक तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करोगे टीचर से, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल है। नहीं होगा ये तो मैं कभी किसी को नहीं बोलता। मुश्किल है सर, और बहुत मुश्किल है। मतलब आप तो डॉक्टर की लैंग्वेज समझते हैं, उसी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहे हैं कि जैसे किसी पूछा भाई साहब कैसे हैं, तो बोले देख रहे हैं। इतने में समझ जाते हो। पिक्चर वाले डॉक्टर नहीं आए असली जिंदगी में कि भाई साहब मैं बचा नहीं पाया। नहीं बोलता डॉक्टर कभी। बोलता हो तो बता दो। वो इन दी एंड लास्ट तक क्या बोलता है? कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार उसके मुंह से उगलवाना चाहते हैं। अगर वो ठीक भी हो रहा होता है, उसे मालूम है मामला गड़बड़ है, तो वो ये नहीं बोलता। कभी कोई डॉक्टर ये बोलता ही नहीं कि तुम 100% फिट हो, अब तुम जाओ ना। तुम जब सही हो जाते हो, अब तुम चलने फिरने लगते हो, तब फिर तुम खुद ही बोल दो डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं, हमारा मामला ठीक लग रहा है। डॉक्टर कभी कहेगा ही नहीं सर, क्योंकि उसको मालूम है ना जो दिक्कत आई, अब इसका कोई 100% इलाज नहीं है। क्योर कर सकते हैं, वो क्योर कर दिया है, तुम्हें फील हो गया, बात खत्म हो गई, चल दो। इन दिन लास्ट में क्या बोला जाता है? दवाइयां काम नहीं करे, बोले अब भगवान देखेगा। तो इसका जो थोड़ी कि आदमी निकाल के चल दी है कि भगवान ने देखेगा, तो फिर तुम्हारे पास के मंदिर के सामने ऐसा हो तो हर मंदिर के सामने आईसीयू ना हो, सब वहीं पड़े हो आराम से। तुम समझ जाओ अच्छा दादाजी कब आए? बोले मंगलवार को। बोले ठीक है, मुश्किल ही है, अगला मंगल देखें। तो ये सब देखना, मैं देखता हूं तुमसे। मैं कभी बोलता नहीं हूं सर कि 2 क्लास किए तुम चोरी से निकले जा रहे हो, तुम भागे जा रहे हो। मुझे पता है तुम अपना नुकसान खुद करो। मेरी क्लास नहीं, किसी की क्लास। मां बाप का पैसा लगाए, एक काम तुम जिम्मेदारी से अपने माता पिता के लिए कर सकते हो, वो क्या? हर क्लास तो करो। कौन तुमको पैसा कमा के अपना फीस भरना है भैया? और हो जाओ सेलेक्ट, फिर देखो। और जैसे तुम कहते हो ना कि सर हमारी फलानी दिक्कत है, दिमाग की दिक्कत है, भाई तुम सेलेक्ट तो हो ना। हो 2 रुपए तुम्हारे पास, तुम हमें बताना ना। तुम फीस दे पाना, तुम हमें बताना। साले सब हो जाओ, मैं लोन लेके दे दूंगा, भर दूंगा तुम्हारी फीस। और बताओ, ले तो एम्स और उसमें एडमिशन। अरे सोचेंगे 1 साल का पैकेज नहीं मिला, लेकिन 1 साल का पैकेज जब भर देंगे ना, तो हमें 2 करोड़ आदमी आके दे जाएगा ऊपर से कि इस मास्टर को 2 करोड़ दे दो, इसने बलिदान दे दिया, अपना पूरा पैकेज दे दिया। असलियत में फायदा तब भी हमारा ही है। तुम्हें लग रहा है हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, नहीं, हम अपने ही लिए कर रहे हैं। शोभित सर खुद कह देंगे अब इस आदमी की कीमत 50 लाख हो गई, अब ये नहीं मानेगा 30 में, क्योंकि जो 24 बांट दे रहा है उसको कैसे अब 30 में रखोगे? अब तो 50 में रखना पड़े। लेकिन तुम जिद पे अड़े हो, क्योंकि तुम्हारे पास छोटी छोटी दिक्कतें हैं और उनके चक्कर में तुम कुछ नहीं कर रहे हो सर। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, मुझे दिखता है माता पिता का पैसा बर्बाद मत करो। उससे बढ़िया ये घर में बता दो कि देखो मम्मी पापा पैसा रखो यार, हम पे मत लगाओ, हम सब नाश कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। घर से झोला झंझट लेके निकले तुम तैयारी करने के लिए। आज भी यार बच्चे लगे हैं, बेचारा हमें दिखता है, तुम्हें लग रहा होगा 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तुम इसमें परेशान चल लो। भाई ऐसा ऐसा आदमी 7 साल 8 साल हो गया है, लगा है बेचारा बंदा। बात करते हैं, बोलते हैं सर, लगता है लटक जाए, फिर लगता है साला लटक गए तो जो चीज बचाते आ रहे हैं वो प्रूव्ड हो जाएगी कि हम नाकाम हैं। नहीं समझे बात को? मरने भी नहीं देगी जिंदगी, क्योंकि अगर मर गए तो प्रूव्ड हो गया कि बेकार है, तो मर भी नहीं सकते। और जिंदा रह के इसे जीने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोग लड़ रहे हैं। जो तुम्हें लगता है 7 साल हो गए क्यों पढ़ रहा है ये, वो इसलिए पढ़ रहा है, वो एक मुकाम
कि एक सीट मिल जाए साली, कम से कम ये हो जाए हाँ इनका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद तो जिंदगी बनेगी बिगड़ेगी वो तो बाद में देख ही लिया जाए क्या है क्या नहीं। अभी कम उम्र है तुम्हारी, अच्छा लगेगा डॉक्टर बनोगे, और बहुत पढ़ना है यार, तुम्हारी इस लाइन में बहुत पढ़ाई है, तुम पता नहीं कहां चक्कर में पढ़ो, तुम्हें लग रहा है अभी 10-12 साल पढ़ना है तुमको, इसके बाद तब जाके तुम डॉक्टर बनोगे अच्छे। तुमका ये इंजीनियरिंग नहीं है सर, मतलब मैं खुद बोलता हूं इंजीनियरिंग से ज्यादा टफ है आपका मामला। आप चक्कर में हो कि इंजीनियर आदमी 4 साल, हम लोग 4 साल काम किए, 4 साल करने के बाद साला पैसा मिलने लगा। 17 साल में मैं सेलेक्ट हुआ हूं, मुझे 21 साल में मैं बीच में पढ़ाने लगा, पैसा ही आने लगा। 21 साल में जब पहली तनख्वाह 68,000 रुपए आई तो ये समझ ही नहीं आ रहा था इसका करें क्या हम। तुम नहीं समझे बात को। जब पहला क्रेडिट हुआ 68,000 तो मैं समझ ही नहीं पाया, मुझे लगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं ही हूं इस समय। और यही स्थिति हमारे साथ के सारे लोगों की थी। मतलब हम लोग रात बैठे, हम लोग ये सोच रहे करें क्या, प्लान बना रहे हैं कि ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये ले लेंगे, तो लग रहा है क्योंकि हमारी सोच ही उतनी है ना कि हमको क्या लेना है, 2,000 वाली जैकेट लेनी, हमने कभी 1 लाख वाली सोची ही नहीं। फिर धीरे धीरे आदमी इंप्रूव करता है तो आगे बढ़ता है, फिर तो स्टैंडर्ड बढ़ता है, सारी चीजें बढ़ती हैं सर। वरना जहां हो वहीं रह जाओगे, पूरा परिवार वहीं रह जाएगा, और घर वाले तुम्हें बाहर निकाले इसीलिए केवल। एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होगी, तुम नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट जनरेशन के को आगे बढ़ा दोगे तुम अपने बच्चे से कहोगे कि बेटा ये सब मत करना, पढ़ाई करना ये सब, तो ये सब मत करो, क्यों इतना वेट करोगे, साले खुद ही सेलेक्ट हो जाओ, बढ़िया डॉक्टर बन जाओ। लौंडा नहीं भी पढ़ेगा तो दिखा पाओगे, बोल पाओगे, कि नहीं पढ़ोगे तो देखना ये होगा, और मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, तो उसे भी लगेगा मेरा बाप देखो या मेरी माँ देखो डॉक्टर है इतनी बड़ी, और अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो नुकसान मेरा है, इनका कोई नुकसान नहीं है, खत्म बात। इसलिए पढ़ाई करनी, बहुत बड़ा जीवन है। अभी तुमने अपने जिंदगी के क्या 16, 17, 18 साल के हो, एवरेज 70 साल भी अगर जी रहे हो तो अभी 1/5 भाग 20% जिंदगी जी पाए हो मात्र। और जिंदगी क्या जियो, ये तो 20% शुरू का इन्वेस्टमेंट है, ये अच्छा करोगे तो भविष्य में बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और रिजल्ट का ये मतलब थोड़ी होता कोई टाटा अंबानी के तरीके घूमने लगोगे ना, अपना करियर इतना बढ़िया बना लो कि घर में जो छोटी छोटी जरूरतें वो पूरी कर पाओ, अपनी सारी जरूरतें पूरी कर पाओ, अगल बगल किसी को दिक्कत हो उनकी मदद कर पाओ, बस इतना ही बहुत है। और क्या है, इतने में सम्मान मिलने लगेगा। कौन तुम साले चुनाव लड़के मोदी जी के तरीके प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। तो देखो, इसीलिए बोल रहे हैं सर, गुस्सा तभी आते, बैठे हैं फोन चला रहे हैं। अजय लगता है, मैं बोलता इसलिए मैं कहता हूं जाओ मरो साले, मेरा क्या ले जाओगे, लेकिन फिर ये लगता है कि भविष्य अपना क्या बर्बाद करो, घर वालों को भी तो कर रहे हो साथ में। यहां तक का मामला क्लियर है, यानी जब भी इस कंसेप्ट पे कोई सवाल आएगा तो आप कर सकते हैं। वीक एसिड कंप्लीट हो गया, वीक बेस कंप्लीट हो गया। अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट सबके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अलग अलग दिए हैं तो हम कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी नहीं मानेंगे, बल्कि α1, α2, α3 के टर्म में इक्वेशन को बनाएंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब एक सवाल लिखिएगा, ऑन डाइल्यूटिंग 0.1 मोलर सोल्यूशन, नाउ लिख देते हैं इसको, तो बढ़िया सवाल है। ऑन डाइल्यूटिंग, अब ये कह रहे हैं हम पानी मिला रहे हैं, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड, सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड, इट्स कंसंट्रेशन बिकम्स अच्छा पानी मिला दिया तो पानी मिलाने पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। इट्स कंसंट्रेशन बिकम्स 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, घट गया कंसंट्रेशन। इसके बाद इन्होंने बोला विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये काम हो गया है, मतलब अब आपने जो भी पढ़ा है वो थ्योरेटिकली आपसे पूछा जा रहा है कि आप बात पकड़ पा रहे हैं या नहीं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, समझ जाओगे,
डिक्रीजेस, एच आयन कंसंट्रेशन घट जाएगा। दूसरा है पीएच ऑफ सॉल्यूशन, यानी पहले जो था उससे अब बढ़ेगा कि घटेगा, तो इन्होंने कहा कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन भी घट जाएगा। तीसरी बात, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा जो है वो बेटा इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस। और चौथा स्टेटमेंट है के वैल्यू, के इंक्रीजेस। एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, एक से कम भी सही हो सकते हैं। अरे मतलब एक से कम तो नहीं होगा, मतलब ये भी है, एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। तुम तो पागल हो बिटिया, पता है। कौन सा? दूसरा और तीसरा? ठीक है, पहला क्यों होगा? अच्छा, हमको एक बात ये बताओ, अगर कोई वीक एसिड है HA, देखते जाना, थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं, तो H प्लस और A माइनस, यही होगा। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये कंसंट्रेशन की बात हो रही कि इसमें पानी मिलाया गया है, तो ये 0.1 मोलर था, ये 0.0 रहे होंगे, टूटा होगा। अगर हमने इसमें पानी मिला दिया तो क्या हम लोगों ने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है? अरे बोलो यार। और अगर हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है तो क्या ओस्टवाल्ड भाई साहब ये कहते हैं कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या डाइल्यूट करने पर अल्फा बढ़ता है? बोलो बेटा, डाइल्यूट करने पर अल्फा क्या करता है? बढ़ता है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, कल वाली क्लास में। तो अब ये बताओ कि क्या H आयन कंसंट्रेशन C और अल्फा दोनों पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन C की वैल्यू कम भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन अल्फा क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो H आयन ज्यादा मिलेंगे कि कम मिलेंगे? ज्यादा। बोलो यार, कॉमन सेंस है। H आयन ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? पहले से ज्यादा। तो इसका मतलब ये वाला पहला स्टेटमेंट हर हालत में क्या है? गलत है। और कौन सी चीज हर हालत में सही है? थर्ड वाली। क्लियर है मामला? इन्होंने कहा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब तुम खुद सोचो, पहले इतना लिखो, बेटा ये बताओ, पानी मिलाने पर अल्फा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, ये तो कंफर्म है ना। तो अगर अल्फा बढ़ता है तो कौन सा स्टेटमेंट 100% सही है? थर्ड वाला। क्लियर है मामला? लेकिन पहले वाले की बात कर रहा है कि एच आयन कंसंट्रेशन घट जाएगा। भाई साहब, जब अल्फा बढ़ेगा तो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? तो एच आयन, सुनते जाओ। अब यहां यह भी एक बात है कि पानी कितना मिलाया गया है, लेकिन इसका मतलब हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि बढ़ेगा कि घटेगा। अगर अल्फा ज्यादा बढ़ गया तो सी अल्फा मल्टीप्लाई होने के बाद एच आयन कंसंट्रेशन है, यानी किसी प्रकार का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बढ़ेगा कि
घटेगा। मैं ये भी बोल सकता हूं तुमसे कि H आयन अगर अल्फा बढ़ रहा है तो C की वैल्यू पर अंतर पड़ेगा। C कितने गुना कम हुआ, अल्फा कितने गुना बढ़ा, उससे डिसाइड होगा कि H आयन बढ़ भी सकता है और नेट में, बल्कि मैं ये हटा दूं, अल्फा बढ़ रहा है तो H आयन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये बताओ, ये इस बात पर नहीं निर्भर करेगा ये चीज ज्यादा ये कम तो नेट में ज्यादा, और ये चीज कम और ये ज्यादा, वही बात है। ये ज्यादा ये कम का मतलब यही है, अल्फा ज्यादा बढ़ा सी कम घटा तो नेट में क्या हुआ, बढ़ा। अल्फा कम बढ़ा लेकिन बढ़ेगा हर बार, अल्फा कम बढ़ा लेकिन सी ज्यादा घट गया, पानी तुमने खूब भर दिया उसके अंदर, तो इसका मतलब सीधा सा है एच आयन बढ़ भी सकते हैं और घट भी। तो इसका मतलब इन्होंने बोला पक्का घटेंगे, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि वाटर का अमाउंट बताया नहीं गया। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। पता चला, इधर देखो यहां पर क्या चीज है जो घटती हुई दिख रही है, कंसंट्रेशन। क्या घट रहा है, कंसंट्रेशन। एच आयन थोड़ी बता रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, कंसंट्रेशन। और एच आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो सी के बराबर होता है कि सी अल्फा के बराबर होता है, सी अल्फा। तो सी से अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब आप कहोगे कंसंट्रेशन घट रहा है अल्फा बढ़ रहा है, हमको एग्जैक्टली बताओ कि कंसंट्रेशन कितना घटा और अल्फा कितना बढ़ा, तो हम गुणा करके बता पाएंगे एच आयन पुराने से ज्यादा आया कि कम आया। क्लियर है मामला। अच्छा एक बात सुनो, सुनो मेरी बात। वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, 1 लीटर पानी में डाला, पानी कम है, थोड़ा टूटा तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, 100 लीटर पानी और मिला दिया, कितना, तो अब पानी हो गया 101 लीटर, और था जितना उतना ही पड़ा है, वो टूट भी गया लेकिन अब वो डिवाइड होगा 101 में, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो इसका मतलब पानी इतना मिला दिए कि जो चीज बढ़ी भी तो कंसंट्रेशन नेट में घटा हुआ मिलेगा एच आयन का या बढ़ा हुआ, घटा हुआ, क्योंकि पानी तुमने ज्यादा मिला दिया है। लेकिन पानी थोड़ा मिलाया और एच आयन मतलब जो अल्फा है वो ज्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब नेट में सी अल्फा डिसाइड करेगा एच आयन बढ़ेगा कि घटेगा। नीचे लिखो, डाइल्यूट करने पर, बिल्कुल 100% याद रखो, डाइल्यूट करने पर अल्फा ऑलवेज इंक्रीजेस, लेकिन H प्लस के लिए, लेकिन H प्लस का कंसंट्रेशन C और अल्फा दोनों पर डिपेंड करता है। C इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन। C और अल्फा दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक बात। बिना जाने कंसंट्रेशन कितना घटा, बिना जाने कॉमा अल्फा कितना बढ़ा, दोनों में से कुछ नहीं पता है, अल्फा कितना बढ़ा बिना जाने नहीं बता सकते, नहीं बता सकते नेट में एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, नेट में एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर है मामला। तो जब एच आयन नहीं बता पाओगे तो क्या नहीं बता पाओगे, पीएच भी नहीं बता पाओगे। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच आयन। क्लियर है मामला, चला जाए। अच्छा इसे समझो, हमने मान लो, ऐसे समझो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे समझो मान लो
बढ़िया चीज ये है, हमने 10 ग्राम शक्कर ली और 1 गिलास पानी में डाली, थोड़ी घुली और थोड़ी रह गई, यही मतलब है। फिर हमने क्या किया, इसमें 100 लीटर पानी मिला दिया। कितना पानी मिलाए तो पानी ज्यादा, तो अब शक्कर पहले से ज्यादा घुलेगी, बोलो। लेकिन जब हम 100 लीटर प्लस ग्लास, मान लो आधा लीटर या 250 ml, तो अब 100 लीटर 250 ml सोल्यूशन है। अब पानी पिएंगे जब, तो पहले से ज्यादा मीठा लगेगा नहीं, कम, शक्कर बट गई ना। तो ये कितना पानी मिलाया इस पर भी निर्भर करेगा, करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इसी गिलास को में पानी है, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला दिया तो गर्म पानी जल्दी मेल्ट कर देगा, एक समझ लो, एक फोर्स लगाया, जल्दी मेल्ट कर देगा। तो अब हो सकता है जो शक्कर है वो ज्यादा घुली, डाइल्यूशन हमने कम किया तो हमें मीठा ज्यादा लगेगा। क्या बात समझ में आती है? तो इसलिए एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता जब तक ये ना पता हो कंसंट्रेशन कितना घटा और अल्फा कितना बढ़ा। लेकिन एक बात तय है, क्या, अगर डाइल्यूशन कराएंगे तो नेट कंसंट्रेशन घटेगा और अल्फा 100% बढ़ेगा। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि आप पानी कितना मिलाएं ये किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, अब सर यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अगला हेडिंग डालिए कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। अरे वाह, शाबाश। ये क्या है? के क्या है? किसका आयनाइजेशन कांस्टेंट? एसिड का। इक्विलिब्रियम पर है कि बेकार ऐसे ही है, नॉर्मल है? इक्विलिब्रियम है ना। अरे वहां बोलते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां पे उसी का नाम क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बदलोगे के बदलने वाला नहीं। नीचे लिख लो, मैंने ये तो बोला ही तुमको, के हो गया। इधर देखो, अब इधर देखो, अब ऐसे समझो, केपी, केसी, के, केबी, आगे चल के किसी को पानी में डालेंगे तो केएच, हाइड्रोलिसिस कराया तो केएच, पानी के लिए निकाला तो केडब्ल्यू। बात समझ में आ रही है? ये सब और सब ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कुछ नहीं बता सकते बेटा, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर यहां आ भी जाता पीएच इंक्रीजेस, तो भी आपको याद रखना है, आप आंसर यही लगाते, थर्ड वाला ही, क्योंकि जिसमें आप कंफर्म है वो काम करिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? सिर्फ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बदलेगा तो, अरे यार ये तुम जो बनाते हो ये के इसके लिए ही तो लिख रहे हो, ये कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम। तो याद रखना है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसमें कोई कह दे हम कैटलिस्ट डाल दिए, इसमें बेस मिला दिए, भाई ये ज्यादा आयनाइज होने लगेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। और इवन सोचो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, रेट कांस्टेंट भी जल्दी चेंज नहीं होता है। क्लियर है मामला? नीचे लिखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम as well as ionic equilibrium. Equilibrium constant for chemical equilibrium as well as ionic equilibrium only depends on temperature. Only depends on temperature. ठीक है ना? चलो भाई अगला हेडिंग डालो, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, पानी मिलाने पर अल्फा बढ़ेगा, बस इतना याद रखना है। बात समझ में आ रही है? क्या इफेक्ट है ये, इसको समझिए। मान लीजिए एसिटिक एसिड हमने लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
ये यार अपना टूट रहा होगा CH3COO माइनस में और H प्लस में। सुनते जाना, अगर एसिड है तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड बोल रहे हैं, वो क्या है, K। तो किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का तरीका है कि ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर लिख दिए जाए। CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COO H का कंसंट्रेशन। सुनते जाओ, रुके रहो, छापो नहीं। ये बताओ, ये भाई साहब जो है ये हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स। और याद करो, अगर ध्यान हो आपको, तो मैंने आपसे बोला था हर रिएक्शन का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। वैसे ही हर आयनाइजेशन रिएक्शन का भी अपना आयनाइजेशन कांस्टेंट होता हो, यानी ये हम निकालते नहीं है, ये फिक्स होता है। तो ये क्या बता रहे हैं पता है, एसिटिक एसिड लिया तुमने, पानी में डाला और ये टूटना शुरू किया, तो ये कहेंगे तोड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। और ये नंबर रेशियो है, ये नंबर झलकना शुरू, मान लो ये वैल्यू दी है 10 की पावर, या ये वैल्यू दी है 0.1, ये रेशियो आया 0.01, तो अभी 0.1 आया नहीं है, 0.02, 0.03, 0.04, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कह रहा है तोड़े रहो, कोई दिक्कत। जैसे ही आया 0.1 रेशियो, यानी ये लोग जो भी थे वही रुक गए, और क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। यानी कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे फिक्स हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चेंज होते हुए नजर नहीं आते। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यही शब्द बोला गया था वहां पे। मामला पकड़ में आ रहा है कि नहीं, बनाइए सर। ये हो रहा था जब ये टूट रहे थे आराम से। मेन लड़ाई यहां समझने की है, ये एक रेशियो है, और के को इससे नहीं मतलब है कि एसिटिक एसिड कितना टूट रहा है, वो तो बस नजर रखे कि टूटते रहो, जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा वहीं रोक देंगे खेल। बोलो सर, अब हमने क्या किया, ये तो समझ में आ रहा है ना, तभी तो इक्विलिब्रियम आता है। अब तुमने क्या कहा, एसिटिक एसिड से बोले कि आओ तुम टूटो, लेकिन हमने इसमें मिला दिया HCl, कितना, मान लो 0.1 मोलर। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही हमने मिलाया, ये तो इसमें कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं। इसने कहा देखो इधर, इनिशियली कितना लिया तुमने, 0.1 मोलर, और ये टूटा अभी नहीं है, यहां कोई इक्विलिब्रियम नहीं, ये 0 और ये 0.1 और 0.1, यहां कोई इक्विलिब्रियम नहीं, पूरा टूटता है ना, 100% आयनाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे ही तुमने डाला, ये तो खट से टूट के बैठ गया। अब के कह रहा है कि टूटो, लेकिन H आयन तो फटाक से नंबर आ गया यहां पे एक बड़ा, तो अब इन लोगों को उतना टूटने की जरूरत नहीं, यानी इसे बोला गया कॉमन आयन इफेक्ट, यानी H आयन कंसंट्रेशन। अब खुद सोचो, ये एक रेशियो है, कोई चीज डाल के अगर H प्लस वहां से मिल जाता है तो ये ज्यादा टूटेगा कि कम टूटेगा, कम, क्योंकि अब कम में काम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपने कॉमन आयन लगाया, क्या यहां कॉमन आयन आ गया है, H प्लस और H प्लस, तो कॉमन आयन जब लगता है तो आयनाइजेशन घटता है या बढ़ता है, घटता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन घट जाएगा, क्योंकि K की वैल्यू तो फिक्स है, उसे चाहे वहां से मिले या यहां से मिले, उससे इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब जैसे ही तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, तो अगर कॉमन आयन है तो H प्लस जो होगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो अगर बढ़ेगा तो H आयन किसकी वजह से बढ़ा है, ये घट जाएगा, ये H आयन कंसंट्रेशन घट जाएगा। अब इससे उतने नंबर की जरूरत नहीं है, तो अगर ये घटा तो ये भी घटेगा,
अरे ये घटा तो ये भी घटेगा, और ये भी घटेगा तो इसका आयनाइजेशन कम हो जाएगा। क्लियर है मामला? अब सुनो जरा, इधर देखो, ये समझ में आया? तो जब जब कॉमन आयन डालेंगे आयनाइजेशन घट जाएगा। ठीक है, आयनाइजेशन कम होगा तो अल्फा भी कम होगा। अरे बोलो यार, यानी हम बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घट जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसी में NaOH मिला देते तो? ये तो इंतजार में बैठे हैं, बोलो यार। NaOH मिलाते तो यहां आता OH माइनस, अब वो OH माइनस इस H प्लस को खाना शुरू करता। अरे बोलो भैया, तो ये कहते भैया टूटो, ज्यादा टूटो। अब तो इधर सुनो, ये कहते मैं 0.1 मोलर तो खा जाऊंगा। कितना? 0.1। तो अगर ये तुमने 0.5 लिया है और ये नॉर्मली टूटता था 0.1, तो अब ये टूटेगा 0.1 से ज्यादा, क्योंकि ये कहेगा भैया हम जो भी तोड़ रहे हैं ये खा जा रहा है तुरंत। ये कहेगा हमें इससे नहीं मतलब है, हमें हमारा के लाकर वापस दो। इसका मतलब अब आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब याद रखना, कॉमन आयन इफेक्ट अगर आएगा, सेम आयन अगर आ गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने पर, तो इसका मतलब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा अगर, तो आयनाइजेशन घट जाता है। और अगर ऑड आयन इफेक्ट लगा, आपने अपोजिट आयन एक ऐसा डाला जो भी तुम्हारा आयनाइजेशन हो रहा है उसमें किसी एक चीज को खाना शुरू कर रहा है, तो वो आयनाइजेशन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। क्लियर है मामला? पहले ये लिखो कॉमन आयन, अभी ऑड आयन ना लिखना, अभी वो अलग से लिखाएंगे। इसके सवाल बहुत ज्यादा वो नहीं होते हैं, बहुत आराम से सवाल सॉल्व हो जाता है। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पूरा तोड़ देना तुरंत, है ना? लिखो इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, in presence of common ion from strong electrolyte, dissociation of weak electrolyte decreases. Dissociation of weak electrolyte decreases. पहले से क्या हो जाएगा? कम। As well as, अब डिसोसिएशन कम है तो टूटने का जो प्रोसेस है वो कमजोर है, तो मैं लिखूंगा एज वेल एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा फॉर वीक एसिड, ब्रैकेट में वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक एसिड ब्रैकेट में वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, कॉमा लगा के लिखो, बट के रिमेन्स कांस्टेंट। के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के रिमेन्स कांस्टेंट। अब सुनो, एक बात तो ये लिख ली, ये बताओ, यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगर इक्विलिब्रियम आता, समझना, तो ये C से कितना जाता? C अल्फा। ये कितना बनाते? और ये C अल्फा, यही तो होता। ये बात अलग है कि ये अल्फा पहले वाले से कम है, ठीक है ना? अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन में लिखता, तो मैं CH3CO माइनस की जगह क्या लिखता? C अल्फा। CH3C डबल OH की जगह क्या लिखता? C माइनस C अल्फा। लेकिन मैं H आयन की जगह क्या लिखता? यही तो लिखता, H आयन तो टोटल आ गया ना, 0.1 प्लस C अल्फा। अब तुम ये बताओ, ये वैल्यू पहले ही घटी हुई है, बोलिए, तो इसका मतलब है कि यहां पर
मैं इसको क्या नेग्लेक्ट कर देता और क्या मान लेता, 0। बोलो भैया, इसको अपन क्या मानते, नेग्लेक्ट, क्योंकि ये मानेंगे इनकी प्रेजेंस में एच आयन टूटा तो होगा, टूट के आया होगा, लेकिन बहुत कम आया होगा। तो इसका मतलब है कि अगर कल को कोई पूछे कि कॉमन आयन लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में कॉमन आयन का कंसंट्रेशन कहां से लेकर लिखना, जवाब होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। क्लियर है मामला? तो नीचे ये बनाओ, वहीं पर ये बनाओ, और ये बात याद रखना अब से भाई, जब वो वैल्यू बहुत कम है तो लेके क्या करोगे तुम उसको, है ना। अभी एक सवाल कराते हैं तो तुम्हें क्लियर कट समझ में आएगा। नीचे लिखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ, बनाओ बेटा जल्दी से, और लिखो इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट concentration of common ion, concentration of common ion mainly obtained from strong electrolyte। कहां से बना हुआ मानोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। क्लियर है मामला? ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट काफी कम टूटा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट काफी कम टूटा होगा, तो उससे मिलने वाला कॉमन आयन ब्रैकेट में H+ कंसंट्रेशन, समझ में आ रहा है, उससे मिलने वाला कॉमन आयन ब्रैकेट में H+ कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाले कॉमन आयन कंसंट्रेशन ब्रैकेट में H+ से काफी कम होगा, तो हम उसे नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो हम इसे क्या मान सकते हैं, नेग्लेक्ट मान सकते हैं। मतलब ये बोलेंगे एच आयन काफी कम बना होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू काफी कम होगी। इधर देखो, इधर सुनो, यहां से आया 0.1, यहां से आया 10⁻⁻5। अरे बोलो यार, सुनते जाना। तो हमने लिखा 0.1 + 10⁻⁻5। तो क्या हम ये करें, ये करें क्या, 0.4 फिर 1 लगाएं, फिर इनको जोड़ें, अपने आप ही ये वैल्यू क्या है इसके रिस्पेक्ट में, 0 ही। क्लियर है मामला? एक बात सुनो, ये पहले ही मरे हुए थे, इनके सामने तुम इन्हें ले आए तो और ही खेल खत्म हो जाए। क्लियर है मामला? तो ये ध्यान रखना है। हटाया जाए। अब एक सवाल करिए, तो जब भी हम सवाल करेंगे तो ये सवालों के पर्पज से बताया जा रहा है क्या, कि कॉमन आयन कंसंट्रेशन जब इस एक्सप्रेशन में रखना तो कहां से रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। क्लियर है मामला? वही उठा के यहां रख देना, ये रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक बात। दूसरा लिखो,
कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चंस में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत करना। कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत करना। मतलब क्या मना कर रहा है सुनो तो। मैंने तुमसे कहा बताओ अल्फा कितना होगा, तो अंडर रूट के इंटू सी यहां लगने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे। क्लियर है मामला? तो नीचे लिखो इक्वेशन, इफ आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड दिया है, इसके लिए बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, मतलब क्या दिया है? के। बोलो बेटा, 2 इंटू 10 की पावर -5, 2 इंटू 10 की पावर -5, कॉमा लगा के लिखो, इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन is 0.1 molar. Its initial concentration is 0.1 molar. So find out degree of dissociation. So find out degree of dissociation. ब्रैकेट में लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा। For CH3COOH, in presence of 0.1 molar HCl, इनके लिए अल्फा बताना है क्या होगा। लेकिन भाई इनके बगल में कौन आके बैठा है? 0.1 मोलर HCl। क्या मामला समझ में आता है? अब सुनते जाओ, इधर देखो, सवाल जब आए ऐसे तो पढ़ के तुरंत कैसे पता लगाओगे? ये बताओ, क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये मर मर के टूटेंगे? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये जल्दी पूरा टूट जाएगा पटाख से। तो ये बताओ, तुम इनकी प्रेजेंस में समझ ही रहे होगे, ये क्या देते हैं? बोले H+। ये क्या देते हैं? H+। ये उनसे बहुत तेज स्पीड में देते हैं। तो इसका मतलब इनकी कहानी खत्म है। ऐसे समझो, तुम मान लो अभी पढ़ रहे हो, बात समझना, हम तुम्हें आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक बात। अचानक से इसी बैच में हम अलाउ कर लें, मान लो एक बैच बनाया हमने और हमने उसमें कहा कि इसमें वही बच्चे हैं जिनके नंबर 640 से ऊपर है और MBBS की सीट नहीं मिली। 640 के ऊपर वाले आके 50 बच्चे तुम्हारे बीच में आके और बैठ गए। बात समझना, तुम हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, धीरे धीरे समझ पा रहे हो बात को। अब उन 50 अच्छे बच्चों के बीच में जब वो आ जाएंगे तो तुम्हारी पढ़ाई का स्तर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? है? हाँ, ये नियम कानून नहीं चले अच्छे बच्चों के साथ रहो तो अच्छे हो जाओ ना। तुम्हारा स्तर घट जाएगा या नहीं? जैसे ही मैं ऐसे समझो, मैंने बोला कॉमन आयन इफेक्ट, पूछा क्या होता है, तुम इंतजार में हो कि हम समझाएं। अचानक से एक ने बोला कि सर वो कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका आयनाइजेशन कम हो जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाएगा। सारा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कहां से लेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। इतना बात उसने बोल के बैठ गया। फिर हमने समझाया भी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में टेंशन चल रही है कि तुम करो साला जो पूछ रहे तो पहले ही बता दे रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई का स्तर घटेगा और तुम कुछ दिनों बाद क्या कहोगे आके कि देखो सर, अगर पढ़ाना है तो इनको अलग पढ़ाओ, हमको अलग पढ़ाओ, इनके साथ रख के कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वही स्थिति यहां पर है। अब इनकी बेइज्जती हो रही है, वैसे ही हो रही थी, अब और ज्यादा हो रही है। अब ये बताओ, सवाल पे आते हैं, मेन बात। अगर मैं यहां लिखता तो मैं लिखता CH3COOH। एक सवाल अच्छे से करोगे बात पकड़ लोगे। क्या ये टूटते CH3CO- में और H+ में? ये ऐसे टूटते हैं।
इनिशियल कंसंट्रेशन इनका, ये जो मैंने लिया है ये सी, तो ये दोनों 0 0। जब इक्विलिब्रियम आता तो सी से सी अल्फा, और ये दोनों सी अल्फा सी अल्फा, यही तो है। इनका एक अपना आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है जो किसी से का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता नहीं है, केवल टेम्परेचर छोड़ दो। तो इसका मतलब ये काम चल रहा था। तुम इनके बगल में किनको बैठाल दिए? HCl। ये कौन है? ये जैसे ही डालेगा ये वैसे ही, तुम लेके आए HCl, ये भाग के उधर खड़े हो गए कि भैया देखो H+Cl- है। तुमने कहा अच्छा अच्छा बहुत तेज हो तुम। 0.1 मोलर लाए थे, ला के रखे और थोड़ी देर में देखे यहां 0 हो गया और ये 0.1 0.1। ठीक है, ये इक्वेशन चल रही थी, के का एक्सप्रेशन लिखने गए, CH3CO- H+ डिवाइडेड बाय CH3COOH। ये इक्विलिब्रियम किसके लिए है? एस्टिक एसिड के लिए। तो इनको समझा रहे हो कि देखो टूटना और टूट के के बराबर आ जाना, उतनी देर में वो टूट के बैठे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, भैया H+ दे दे, H+ दे दे। ये कह रहा है यार टूटने तो दो हमको, अरे इसका भगाओ हमारा लो, क्योंकि अब इसका कंसंट्रेशन और कम होने वाला है, क्योंकि थ्योरी बता रही है कि अब ये पहले से और कम टूटेगा। तो अब ये बताओ सर, जब हम यहां पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सी अल्फा इंटू H आयन कंसंट्रेशन हम किसका मानेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम वीक वाले से लेने वाले नहीं, ये तो लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो निकालना है ना। डिवाइडेड बाय C माइनस सी अल्फा। क्लियर है मामला? अब हमको ये बताओ, क्या यहां से C कैंसिल आउट हो गया? तो आया अल्फा इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, और ये वैल्यू किसके बराबर दी है? 2 इंटू 10 की पावर -5। अच्छा ये बताओ, 1 माइनस अल्फा को 1 तब मानते थे जब अल्फा 5% से कम होता था। अब इनकी प्रेजेंस में तो अल्फा वैसे ही कम हो गया होगा, तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा को 1 मानने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर हम इसे 1 मानेंगे तो क्या अल्फा बराबर क्या आएगा बताओ? 2 इंटू 0.1 से डिवाइड करोगे, अरे बोलो यार, तो अल्फा जो है 0.1 से तुम इसमें डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 2 इंटू 10 की पावर -4। बात समझ में आती है कि नहीं? सुनो, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी शक है, तुम ऐसे समझो, यहां से अगर तुम निकालते तो अल्फा बराबर क्या निकालते? √K इंटू सी। यही तो करते हैं ना सर। और जब आप यहां वैल्यू रखते, सुनते जाना, तो 2 इंटू 10 की पावर -5 सुनता, इंटू 0.1, 2 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 का रूट आता 10 की पावर -2। √2 की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूं, इतना तुम्हें पता है 1.41 या 1.4 मान लो। ये वाला अल्फा ज्यादा है कि वो वाला ज्यादा है? ये बोलो यार, जब ये बाबूजी ना होते कितना अंतर आ रहा है, सोच लो। अपन कह रहे फार्मूला नहीं लगाना है, तुम लगा के देख लो ना थोड़ी देर के लिए, कि अगर लगा दे तो ऐसी क्या हाई तौबा मच जाएगी। तो बोले ऐसी हाई तौबा ये मच जाएगी, अल्फा होता 10 की पावर -2। ये मत देखो, अब अल्फा कितना है? 10 की पावर -4, यानी 100 गुना कम हो गया। कितने गुना कम हो गया? 100 गुना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो गया। अब खुद सोचो, इधर देखो, जो चीज खुद ही चल रही है 8%, 10%, यानी अगर किसी का अल्फा 8% था, कितना था? 8%, तो तुमने उसको 100 गुना कम कर दिया, यानी अगर अल्फा की वैल्यू 0.8 आ रही थी तो अब अल्फा की वैल्यू आएगी कितनी? 0.008। बोलो भैया, तो इसका मतलब कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए कहा जाता है, आप थ्योरी से निकाल सकते हैं कि अल्फा जो है वो कम पड़ गया। काट इसलिए दे रहे हैं, इसका इससे कोई संबंध नहीं, मतलब सवाल में कोई संबंध नहीं।
मामला पकड़ में आया कि नहीं आया सर? तो इसका मतलब ये ना सोचना तुम कह रहे सर कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो होगा, इसे करके देख लिया करो। रूट है यार, ऐसे समझो। हमेशा रूट का मतलब समझ रहे हो? कोई चीज 10 की पावर -6 है तो ये 10 की पावर -3 कर देगा, लेकिन वहां रूट नहीं है तो वहां 10 की पावर -6 ही रहेगा, यानी वो वैसे ही 1000 गुना ऊपर चल रहा है उससे। तो 100 गुना 1000 गुना ऐसे ही डिफरेंस आपको मिलेगा वहां पे। अच्छा ये बताओ, अगर ऑड आयन आएगा तो ऑड आयन की प्रेजेंस में क्या होगा? आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। क्लियर है मामला? नीचे लिखना। सवाल ये समझ में आया सबकी? नीचे लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑड आयन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑड आयन, degree of ionization alpha for weak electrolyte increases, for weak electrolyte increases। ठीक है ना? पीछे लिखवा ही दिया है कि कॉमन आयन इफेक्ट में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घट जाता है। ठीक बात है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। कल अब हम लोग इसी पे सवाल करेंगे। कल क्या करना है सुन लो, बुकलेट में आइनिक दिया है ना तुम्हारे में, कल सभी लोगों को बुकलेट लेके आना है। लाओ, एक दिया था, एक अभी और दे देते हैं। रुक जा बस। आइए सर, सवाल ये था, तुरंत बस तस्ता देखो साले को बंद। यहां रेड हॉट ट्यूब है और यही है ना सवाल? नीचे वाला ही तो यही है। भैया जिसने सवाल लिखा हो वो देखो, यही है। अच्छा लिखा तो है। अरे आओ यार इधर आओ। एक कंपाउंड पी है कोई, रेड हॉट ट्यूब में डाला तो यहां क्या बना लिखवाया है? बना है बेंजीन, बता दिया है। ठीक है, बेंजीन बना और उसके बाद इसकी रिएक्शन कराई CH3CO Cl से, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो यहां बना कंपाउंड ए। इसके बाद इसकी रिएक्शन कराई ZnHg कंसंट्रेटेड HCl से, तो बना कंपाउंड बी। और इसके बाद इसकी रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो बना कंपाउंड सी। ये लो। अब सर सुनना, रेड हॉट ट्यूब में किसको डालने पर बेंजीन बन जाता है? याद रखना है, एसिटिलीन। क्या बेटा? एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल अगर रक्त तप्त भट्टी में डाले जाए तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? बेंजीन। कई सारे मॉलिक्यूल का जुड़कर कुछ बनाना कहलाता है पॉलीमराइजेशन। क्या कहलाता है बेटा? पॉलीमराइजेशन। तो ये आपको ध्यान रखना था। इधर आते हैं, क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है? तो अगर एसाइलेशन है तो यहां कार्बोकैटायन मतलब क्या बनेगा? CH3CO+। कोई रीअरेंजमेंट होता नहीं, उठा के कहीं भी जोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बेंजीन के ऊपर लगा दिया CO CH3। क्या इनको पहचान रहे हो? ये है क्लीमेंसन रिएजेंट। बोलो भैया। और वुल्फ किश्नर 2 बताए, ये CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? CH2 में। तो ये करेंगे रिडक्शन। तो अगर ये रिडक्शन करेंगे तो ये बना देंगे बेंजीन के ऊपर CH2 CH3। अब क्या बेटा, यहां नाइट्रेशन करा रहे हैं, और मैंने बोला था कि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2+। NO2+ को अटैक तो करना है, लेकिन अब यहां एथिल बेंजीन लग गया है, यानी ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। मेजर प्रोडक्ट अगर लिखना है तो कहां पे लगाओगे? पैरा पर, यानी CH2 CH3
और यहां क्या आएगा, NO2। किसका सब सही है, बहुत बढ़िया। मतलब ये भी बताया हो, ढूंढ लिया होगा तुमने गूगल पे इसको, है? अच्छा ये बता दिया हमने इसलिए, तब फिर क्या, हाँ तब ठीक है। हाँ फिर अगर तुमने ये बता दिया तो आगे का कर लिया तो अच्छी बात है, इसका मतलब तुम्हें याद है। यहां तक मामला समझ में आता है? कल के लिए सर, बेंजीन है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ये एक कंपाउंड, और यहां हम लोगों ने लिया है एनहाइड्रस AlX3। मतलब जब Cl निकालना तो इसको Cl3 मान लेना, Br निकालने जाना तो Br3 मान लेना, जो मन करे वो मान लेना। यहां से एक कंपाउंड कुछ A बनेगा, बात समझ में आ रही है? उस कंपाउंड की रिएक्शन मैंने कराई LiAlH4 के साथ, तो बना B। क्या बनेगा? B। B की रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट किया तो एक कंपाउंड बनेगा C। A, B और C आपको बना के लाना है। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा एक सवाल रोज करते रहोगे तो रिवीजन बना रहेगा। ठीक बात है ना?